हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रॉन्च एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार। तो मूल अधिकार के अंतर्गत हम कल तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात कर चुके थे। इसके बाद जो हमारा कल जो लास्ट टॉपिक था वो था आर्टिकल 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होने पर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसे चुनौती दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसके अंतर्गत कार्यवाही कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर रिट जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है अपने पास में। ठीक है, इसके पहले जो कल पढ़ा था एक बार हम उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते कि कौन कौन से आर्टिकल हमने कल पढ़े थे। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले कल पढ़ा था आर्टिकल नंबर 25। ठीक है, तो आर्टिकल 25 हमारे पास क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक जो धर्म है उसके प्रचार प्रसार करने की भी क्या है? हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रचार प्रसार की क्या है? स्वतंत्रता है हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास था अगला आर्टिकल 26। क्या है? आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 बोला था धार्मिक कार्यों के प्रभात की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रभात की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों की क्या है? प्रभात की स्वतंत्रता की बात बोली थी हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में आता है आर्टिकल 27। तो हमारे पास जो आर्टिकल 27 है वो बोलता है धार्मिक संप्रदाय के करों के संबंध में स्वतंत्रता, धार्मिक संप्रदायों के करों के संबंध में स्वतंत्रता। ठीक है, करों के संबंध में स्वतंत्रता आर्टिकल 27 से बोलता है हमारे पास में। ठीक है, आर्टिकल 27 की बात बोली गई है। इसके बाद हमारे पास में आएगा आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 क्या था हमारे पास में कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की क्या है? आपको स्वतंत्रता है। अगर शैक्षणिक संस्थानों के अंदर अगर कोई धर्म से रिलेटेड बात अर्थात हिंदू धर्म से संबंधित कोई विषय पढ़ाया जा रहा है तो मुस्लिम वर्ग को उसमें उपस्थित न होने की क्या है? स्वतंत्रता प्राप्त है। और अगर मुस्लिम वर्ग से संबंधित कोई शिक्षा की जानकारी प्रदान की जा रही है तो उसमें हिंदू विद्यार्थियों का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। इस बात की स्वतंत्रता प्रदान किसमें की गई है? आर्टिकल 28 के अंदर प्रदान की गई है हमारे पास में। ठीक है, तो आर्टिकल 28 क्या है हमारे पास में? धार्मिक विषयों में अर्थात धार्मिक विषयों में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक विषयों में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, उसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो इसी कार्य में सम्मिलित हो या उपस्थित हो। ठीक है, धार्मिक विषयों में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, धार्मिक विषयों में क्या है? उपस्थित होने की स्वतंत्रता उसे प्राप्त है। इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 29 के अंदर। तो आर्टिकल 29 हमारे पास बोलता है अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण की बात बोलता है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होगा अर्थात अल्पसंख्यक अर्थात माइनॉरिटी। उदाहरण के लिए जैन समुदाय। तो जैन समुदाय को क्या है? अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। तो आर्टिकल 29 हमारे पास में बोलता है। ठीक है, आर्टिकल 29 हमारे पास क्या बोलता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात इसके अंदर हमारे पास में बोली है। इसके बाद हमारे पास में कल आता है आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 क्या है कि अल्पसंख्यकों को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वो खुद के यानी स्वयं के धार्मिक और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार उनको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो हमारे पास से अगला आता है आर्टिकल 30। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 30 हम पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 30 हमारे पास में आता है अल्पसंख्यकों को धार्मिक और शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों को धार्मिक व शैक्षिक संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अल्पसंख्यकों को धार्मिक व शैक्षिक संस्थान
खोलने का अधिकार, ठीक है, खोलने का अधिकार है। ये किसमें बोला हमारे पास में? आर्टिकल 30 के अंदर बोला है। तो ये कल हमने क्या पढ़े थे? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। इसके पहले हमने एक छोटा आर्टिकल, जो आर्टिकल 24 था, वो क्या आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात कारखाने में 14 वर्ष से कम उम्र को बच्चों का कार्य करवाना क्या है? निषेध माना जाता है। ये किसमें बोला है? आर्टिकल 24 के अंतर्गत ये बात बोली जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल 24 हमारे पास में क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात बोली है हमारे पास में, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कारखानों में बालाश्रम का निषेध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध क्या है हमारे पास में? अधिकार है, अर्थात कारखानों में बालकों का कार्य करना निषेध है, ठीक है। कार्य करना क्या है? निषेध है। कार्य करना क्या है? निषेध है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत बात बोली गई है? आर्टिकल 24 के अंदर हमारे पास में बात बोली गई है। इसके बाद हम चलते आर्टिकल, हमारे पास में कल पढ़ रहे थे हम आर्टिकल 32, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? आर्टिकल 32 पढ़ रहे हैं हम हमारे पास में, ठीक है। तो ये हमारे पास में आर्टिकल 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है हमारे पास में? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंदर है? आर्टिकल 32 के अंदर ये बात हमारे पास में बोली गई है। क्या बोली गई है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास में, तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 232, ठीक है। और हाई कोर्ट हमारे पास में रीट जारी करेगा आर्टिकल 226 के अंतर्गत। आर्टिकल 226 के अंतर्गत क्या है? रिट जारी करते हैं। दोनों क्या कर सकते हैं? रिट जारी करते हैं, रिट जारी करते हैं, ठीक है। कब करते हैं? जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का क्या हुआ? हनन हुआ। अब ये भी लिखना इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होने पर, ठीक है। तो क्या है? व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होने पर, व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होने पर, व्यक्ति के क्या? मूल अधिकार का हनन होने पर, ठीक है। हनन होने पर, हनन होने पर। इसके बाद जो हम अगला चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास में रिट प्रकार की जो जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है। तो हम लिखते हैं, एक एक करके समझेंगे भी सही। पहले लिख लेते हैं कि चारों रिट किस किस प्रकार की है, ठीक है। तो हम सबसे पहले रिट लिखेंगे। तो देखो, पहली जो रिट है हमारे पास में, रिट जो है वो है पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है हमारे पास में? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात जो व्यक्ति हिरासत में है, तो उसे क्या? सुप्रीम कोर्ट के सामने और जज के सामने पेश करना। जिस व्यक्ति को आपने हिरासत में लिया या उसे गिरफ्तार किया गया, तो उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय यानी जो मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने क्या? सशरीर उपस्थित करना, ठीक है। ये क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात बोली जाती है। इसके बाद में हमारे पास जो अगली चीज़ आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद में, वो आती है परमादेश। कौन सी? परमादेश। परमादेश अर्थात परम आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? इसके अंतर्गत किसी भी जो सार्वजनिक कार्यालय रहते हैं अर्थात गवर्नमेंट ऑफिस जो रहते हैं, उसके अंतर्गत किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ये रिट जारी की जा सकती है, किसी भी अधिकारी के खिलाफ रिट जारी कर सकती है। पर इसमें एक अपवाद भी होता है कि ये किन कुछ ऐसे प्रमुख पद होते हैं जिनके खिलाफ ये रिट जारी नहीं हो सकती। जैसे उदाहरण के लिए राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति पर ना आप कभी कोई केस हो सकता है, ना सिविल केस हो सकता है, ना आप उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की रिट जारी कर सकते, ठीक है। तो क्या है? दूसरा परमादेश। तीसरा हमारे पास में आता है उत्प्रेषण। तीसरा आता है उत्प्रेषण, ठीक है। क्या है तीसरा? उत्प्रेषण। एक हमारे पास में है प्रतिषेध। चौथा क्या है हमारे पास में? प्रतिषेध, ठीक है। चौथा क्या है हमारे पास में? प्रतिषेध आता है। और फिर पांचवा आता है हमारे पास में अधिकार परीक्षा। क्या आती है? अधिकार परीक्षा की बात बोली गई है हमारे पास में, ठीक है। पांचवा क्या है हमारे पास में? अधिकार परीक्षा। पांचवा क्या है? अधिकार परीक्षा की बात बोलिए। तो पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा हमारे पास में प्रतिषेध और पांचवी अधिकार परीक्षा की बात बोलिए हमारे पास में, ठीक है। तो अब एक एक करके अपन समझ लेते। चलो, ये यहाँ तक हम देख लेते हैं। ये क्या है? रिट। अब रिट हमने देख ली,
पहले देख लो रिट कितने प्रकार की होती है। ये देखिए गलत लिख दिया क्या मैंने, ये भी देख लेते अपन। ठीक है, तो ये भी देख लेते एक बार। गलत लिख रहा हो तो मैं आपको मिला देता हूँ ना एक बार, यहाँ पे देखते हैं। चलो ये देखो, पहली रीट हमारे पास में क्या दे रखी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात बोली है, ये भी क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा हमारे पास है परमादेश, तो इसमें क्या है, परमादेश की बात बोली है हमारे पास में। तीसरी हमारे पास में उत्प्रेषण, इसके अंदर भी क्या है, उत्प्रेषण की बात बोली गई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में प्रतिषेध, तो इसके अंदर भी किसकी बात बोली गई है, प्रतिषेध की बात बोली। और फिफ्थ हमारे पास में अधिकार परीक्षा की बात, तो हमारे फिफ्थ में क्या है, अधिकार परीक्षा की बात बोली गई है। तो अब एक एक करके बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हेबस कॉर्पस की बात हम करेंगे। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं अपन। पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात क्या होता है, सशरीर अगर कोई व्यक्ति जो हिरासत के अंदर है उसे क्या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने सशरीर प्रस्तुत करना, वो क्या कहलाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्ष अर्थात क्या होता है, साक्षात, तो उसे सशरीर उपस्थित करना। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, शरीर को प्रस्तुत करो यानी सशरीर उपस्थित होना। और ये क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रभावी संवैधानिक उपचार अधिकार माना जाता है। जब किसी व्यक्ति को क्या आप अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है तो न्यायालय क्या है, बंदी को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। इससे क्या होता है, यदि हिरासत अवैध पाई जाती है तो न्यायालय क्या है, उसे तुरंत मुक्त करने का आदेश देता है। अर्थात जो जिस व्यक्ति को आपने हिरासत में लिया है वो क्या गैर कानूनी तरीके से लिया है या उसे किसी व्यक्तिगत विद्रोह की भावना से आपने लिया है, तो उसे क्या है हाथों-हाथ मुक्त किया जा सकता है उस हिरासत के अंदर से। ठीक है, तो पहली क्या बोली हमने, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबस कॉर्पस, सशरीर प्रस्तुत करो। न्यायालय बोलता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर हिरासत में रखा हुआ है तो उसे तुरंत हमारे समक्ष क्या प्रस्तुत करो, और उसके खिलाफ अगर कार्रवाई अवैध पाई जाती है जो कि पुलिस के द्वारा की जाती है तो उसे क्या है हाथों हाथ उस हिरासत से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, ये बात किसके अंदर बोली हमारे पास में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर। इसके बाद हमारे पास में आती है किन के विरुद्ध जारी की जाती है, तो देख लो, सबसे पहले राज्य यानी स्टेट के विरुद्ध जारी की जाती है। फिर होता है सार्वजनिक प्राधिकरण, अर्थात कोई भी पब्लिक ऐसा जो प्राधिकरण होती है, जो अथॉरिटी होती है, उसके खिलाफ भी क्या रिट जारी की जा सकती है। फिर निजी व्यक्ति के खिलाफ भी रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में यह रिट किन निम्न परिस्थितियों में जारी नहीं की जा सकती, अगर आपके पास में वैध न्यायालय आदेश के आधार पर यह आते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वारंट जारी कर दिया कि आप इस व्यक्ति को हिरासत के अंदर ले सकते, तो उसके खिलाफ आप बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा रिट जारी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि आदेश ही खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और हाई कोर्ट भी इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं करेगा। अगर उसने पहले से ही नोटिस दे दिया है कि आप इसको हिरासत में ले सकते, तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो जारी नहीं की जाएगी। इसके बाद में हमारे पास सेकंड आता है, जो आती है न्यायालय की अवमानना के मामलों के अंदर। ठीक है, तो अगर न्यायालय की अवमानना है तो उनके मामलों के अंदर भी रिट जारी नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बोला सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर दिए गए आदेश पर। सक्षम न्यायालय क्या, अर्थात सक्षम न्यायालय अर्थात है हमारे पास में कोई भी ऐसा परिपक्व न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर दिए गए आदेशों पर रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है परमादेश। परमादेश अर्थात होता है मेंडेमस की बात हमारे पास में बोली है। परमादेश अर्थात क्या होता है, परम आदेश। ठीक है, तो परमादेश अर्थात परम प्लस आदेश। ठीक है, परमादेश क्या होता है, अर्थात परम प्लस आदेश। अब क्या होता है, ये व्यवस्था क्या है, न्यायालय के द्वारा किसी भी लोक अधिकारी, सार्वजनिक निकाय, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, हमने पढ़ा था अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात बोली है। किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 233 के अंतर्गत ये बात बोली है। तो अधीनस्थ न्यायालय का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 233 है। ठीक है, अथवा क्या है, सरकार को उनके सार्वजनिक और वैधानिक कर्तव्यों के पालन हेतु क्या जानकारी प्रदान की जा सकती है। अब ये रिट किन किन व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती, कौन सी, परमादेश रिट की बारी याद करी थी हमने। अब पहले हमने इससे पहले क्या देखा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो किन के खिलाफ जारी नहीं की जाएगी, वो जारी नहीं की जाएगी अगर वैध न्यायालय के द्वारा पहले से ही उस मामले में क्या नोटिस निकाल दिया गया हो। ठीक है, न्यायालय की अवमानना के मामले पर भी तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी नहीं की जाएगी। इसके बाद आती है परमादेश की रिट। तो किन के खिलाफ ये जारी नहीं की जा सकती, सबसे पहले निजी व्यक्तियों के विरुद्ध की ये रिट जारी नहीं की जा सकती। इसके बाद आती है राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध ये रिट जारी नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक तो किसके खिलाफ, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध परमादेश की आप रिट जारी नहीं कर सकते। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध भी ये रिट जारी नहीं होगी। फिर मुख्य न्यायाधीश के न्यायिक कार्यों के विरुद्ध,
जो हमारा सीजीआई है, अभी कौन है हमारे सीजीआई, सूर्यकांत वर्मा, उनके द्वारा कोई भी न्यायिक कार्य अर्थात किसी भी मामले में फैसला सुनाया जा रहा है तो उनके जो विरुद्ध है वो कार्य ये रिट जारी नहीं हो सकती, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश है उनके द्वारा अगर कोई फैसला सुनाया जाता है तो उसकी अवमानना नहीं की जा सकती, अर्थात उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती और ये रिट उस पर जारी नहीं होगी, क्योंकि वो खुद ही रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। अगर उन्होंने कोई फैसला दिया है तो उनके विरुद्ध खुद स्वयं सुप्रीम कोर्ट कभी भी रिट जारी नहीं करेगी। इसके बाद आता है निजी संविधात्मक दायित्वों के मामले में, संविधात्मक दायित्वों के मामले में भी परमादेश की रिट जारी नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद आती है प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी क्या होता है, प्रोहिबिशन, अर्थात किसी पर रोक लगाना, ठीक है, रोकना। प्रोहिबिटेड करते ना अपन, यानी प्रतिषेध है मतलब आने पर, आगमन पर प्रतिषेध है तो क्या होते हैं, एग्जाम्पल के लिए तो क्या होता है, रोकना अर्थात निलंबित करना, ठीक है। तो ये देखो ये रिट क्या, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या फिर जो अधीनस्थ न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा अगर कोई भी निकाय उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने के रोकने के लिए जारी की जाती है। अगर कोई मामला जो हाई कोर्ट के अंडर आता है उस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा कोई फैसला सुना दिया जाता है तो हाई कोर्ट के द्वारा क्या, रिट जारी की जा सकती है कि भाई जो आपने फैसला सुना है वो क्या है, गैर कानूनी है। जो मामला हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है उस पर कभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकती और ना उस पर फैसला सुना सकती है, ठीक है। तो ये बात इसके अंतर्गत बोली गई है और ये क्या होती है, निवारक यानी प्रिवेंटिव रिट होती है हमारे पास में, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। उत्प्रेषण यानी सेटियोरेरी की बात बोली है। इसके पहले हमने 3 रीड देख ली ना, तो 3 रीड कौन कौन सी देखी, सबसे पहले हमने सबसे पहले देखी थी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं अपन। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, शरीर सहित प्रस्तुत करना। कोई भी व्यक्ति जो हिरासत के अंदर है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक है। अब ये किन के खिलाफ, अगर कोई व्यक्ति हिरासत के अंदर अवैध पाया जाता है तो उसे तुरंत मुक्त करने का आदेश देते हैं। इसके बाद किन के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो राज्य के विरुद्ध जारी की जा सकती है, सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी की जा सकती है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अब किन आधारों पर ये रिट जारी नहीं हो सकती, तो सबसे पहले हमने देखा था अगर कोई वेद न्यायालय के आदेश पर हिरासत में है तो उसके खिलाफ भी रिट जारी नहीं होगी। न्यायालय के अवमानना के मामले में भी रिट जारी नहीं होगी और सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर दिए गए आदेशों पर भी रिट जारी नहीं होती। इसके बाद आता है परमादेश। परमादेश अर्थात परम प्लस आदेश की बात बोली गई है हमारे पास में। तो परमादेश होता है हम आदेश देते हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी सार्वजनिक जो निकाय है, सार्वजनिक निकाय, अधीनस्थ न्यायालय है अपने पास में, निगम है हमारे पास में, लोक अधिकारी है, तो उन सब के खिलाफ क्या ये रिट जारी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि उनके कर्तव्यों के पालन के लिए। अब ये रिट क्यों जारी नहीं की जा, किन किन के खिलाफ जारी नहीं हो सकती, तो आप राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध तो कभी भी ना तो कोई केस होता है, ना उनके पद पर कभी भी आप किसी की प्रकार की रिट जारी कर सकते, ना आप निजी व्यक्तियों के विरुद्ध ये रिट जारी कर सकते। परमादेश क्या होता है, सिर्फ सार्वजनिक जो कार्यालय उनके अंदर जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, अधिकारी, उनके खिलाफ ये रिट जारी हो सकती है। इसके बाद आता है हमारे पास में मुख्य न्यायाधीश के न्यायिक कार्यों के विरुद्ध। अब भाई अगर सीजीआई कोई फैसला सुना रहा है, न्यायिक कार्य क्या होता है, फैसला सुनाना, तो उनके विरुद्ध ये रिट जारी क्यों होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद रिट जारी करता है, तो उनके किसी भी न्यायिक कार्य के विरुद्ध परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती हमारे पास में। इसके बाद निजी संवैधानिक दायित्वों के मामले की बात हमारे पास में बोली गई है। इसके बाद आता है प्रतिषेध, रोकना, प्रोहिबिट करना, ठीक है। प्रोहिबिटेड की जो बात हम बोलते हैं, ये रिट क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायिक जो अर्थ है उनके न्यायिक निकायों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए। मैंने आपको बताया कि अगर कोई मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के अंतर्गत की जानी है, अर्थात तो मामला अधीनस्थ न्यायालय के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्या है उस कार्य क्षेत्र के मामले में दखल दी जाती है और उस पर फैसला सुना दिया जाता है, तो हाई कोर्ट क्या है, प्रतिषेध की रिट जारी करके उसे रोक सकता है और अपने अंतर्गत उस फैसले को ले सकता है, ठीक है। उस कार्यवाही अब जो की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, हाई कोर्ट के द्वारा ये कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। और ये क्या होता है, ये निवारक यानी प्रिवेंटिव रिट होती है। हमने कल पढ़ा था प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो हमने एग्जांपल देखा था जम्मू कश्मीर के अंदर जब 2019 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 370 को बताया था, तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत हमने रखा था, यानी निवारक नजरबंदी के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में जो 3 प्रकार की रिट हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे चौथे प्रकार की रिट। चौथे प्रकार की रिट है उत्प्रेषण यानी सेरिटोरी, यानी अर्थ क्या होता है, सूचित किया जाए। उत्प्रेषित यानी क्या होता है, सूचित करना। आप जब हिंदी पढ़ते हो तो उसमें उत्प्रेषण का अर्थ क्या आता है, सूचित किया जाना, ठीक है। तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, किसको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अथवा जो अर्ध न्यायिक प्राधिकरण रहते हैं उनके आदेश को निरस्त करने के लिए जारी की जाती है, ठीक है। जो
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा किसी मामले में फैसला सुना दिया जाता है, परंतु हाई कोर्ट के द्वारा उस फैसले का विश्लेषण करने के पश्चात उन्हें लगता है कि फैसला अवमान्य है या उसके खिलाफ न्यायिक हिरासत के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है, या फिर सही उचित फैसला सुनाने के लिए हाई कोर्ट उस फैसले को क्या निरस्त कर सकता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सुनाया गया है। तो उसको क्या है, वो फैसले को निरस्त किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। किस प्रकार की रिट जारी करके? उत्प्रेषण की रिट जारी करके उस फैसले को क्या निरस्त कर सकते हैं हम। और ये क्या होती है? सुधारात्मक रिट होती है, यानी करेक्टिव रिट होती है। अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को कौन बदल सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही बदल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो, प्रतिषेध होती है हमारे पास में कार्यवाही पूर्ण होने से पहले क्या जारी कर दी जाती है रोकने के लिए। भाई अगर आपने पहले ही कोई कार्यवाही हो रही है तो आपने क्या उसको रोकने के लिए, प्रतिषेध क्या होता है? प्रोहिबिटेड, मतलब कार्यवाही करने से रोकने पर ये रिट जारी की जा सकती है। और ये क्या होती है? निवारक यानी प्रिवेंटिव होती है हमारे पास में, प्रिवेंटिव होती है। इसके बाद आते हैं उत्प्रेषण। ये कार्यवाही पूर्ण होने के बाद जानकारी जा सकता था, फैसला सुना दिया आपने तो फैसले को क्या है निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण की रिट जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। किन के खिलाफ? अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध निकाय के द्वारा जो फैसला सुनाया गया उसके विरुद्ध में। ठीक है, और ये क्या होती है? सुधारात्मक होती है। सुधारात्मक अर्थात करेक्टिव होती है ये। ठीक है, करेक्टिव। ठीक है, तो 4 प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर। फिर हमारे पास में जो लास्ट रिट आती है वो है अधिकार परीक्षा, यानी क्यों वारंटो की रिट आती है। तो इसका अर्थ होता है किस अधिकार से, अपन पूछते किस अधिकार से आप मुझे चेतावनी दे रहे हैं या किस अधिकार से आप मुझे सूचित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये रिट किसी व्यक्ति से ये पूछने के लिए जारी की जा सकती है कि वह किसी सार्वजनिक पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहा है। ठीक है, आपको ये अधिकार किसने दिया है कि आप इस सार्वजनिक पद पर ये जो दायित्व है वो संभाल रहे हैं। ठीक है, अब यदि उसका दावा है और अवैध पाया जाता है तो उसे पद छोड़ने का क्या आदेश दे दिया जाता है। ठीक है, हमने क्या करा, कोई भी सार्वजनिक पोस्ट ले ली, परंतु हमारे पास उसके लिए उचित क्या है, योग्य नहीं है, तो हाईकोर्ट आपसे पूछेगा कि किस अधिकार से आपने सार्वजनिक पद ग्रहण किया है, और अगर ये अवैध पाया जाता है तो आपको उस पद से छोड़ने के लिए क्या कर दिया जाएगा, आदेश दे दिया जाएगा। इसके खिलाफ ये रिट क्या सार्वजनिक पदों के संबंध में जारी होती है, ओनली ऑन, सिर्फ ये पब्लिक जो पोस्ट रहती है, ठीक है, पब्लिक पोस्टेस यानी पब्लिक सर्विस की जो पोस्ट रहती है उनके खिलाफ क्या है जारी हो सकती है। ठीक है, पब्लिक पोस्ट के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है हमारे पास में? अधिकार परीक्षा क्यों वारंटों की रिट जारी की जाती है। ठीक है, अब हमारे पास आता है आर्टिकल 33। तो हमने पहले 3 रिट देख ली थी ना, अब चौथी रिट देखेंगे हम। ठीक है, 3 रिट तक हम रिवाइज कर चुके थे। हमारे पास में जो चौथी रिट है वो थी हमारे पास में उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यानी क्या होता है? सूचित किया जाना। ठीक है, क्या सूचित किया जाना। तो सूचित किस प्रकार से किया जाएगा? उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को निरस्त करने के लिए। सुधारात्मक रिट होती है। हमने अभी प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर देखा था। तो प्रतिषेध क्या है? निवारक रिट होती है, और उत्प्रेषण क्या है? सुधारात्मक। निवारक यानी प्रिवेंटिव और सुधारात्मक यानी करेक्टिव रिट होती है हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद हमने अगली जो देखी थी, दोनों अंतर देख लिए थे हमने कि प्रतिषेध तो क्या है कार्यवाही पूर्ण होने से पहले जारी की जाती है, और जो हमारे पास में उत्प्रेषण है वो क्या है? किसी आदेश को निरस्त अर्थात कार्यवाही समाप्त होने के बाद जारी की जाती है हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद हमने अगली पढ़ी अधिकार परीक्षा कि किस अधिकार से, मतलब ये पूछा जाता है कि किस अधिकार से आपने सार्वजनिक पद को ग्रहण किया है, और अगर यदि वो अवैध पाया जाता है बताने में तो उसे क्या है उसी समय उस पद से मुक्त कर दिया जाता है और मुक्त करने का आदेश दे दिया जाता है, और ये रिट सिर्फ सार्वजनिक पदों के मामले में संबंध में जारी होती है। फिर हमारे पास आता है अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 32 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 33, पर आर्टिकल 33 से पहले आर्टिकल 31C की हम बात करेंगे। किसकी? 31C की मैं बात कर रहा हूँ, ग की। देखो आप एक बार मैं लिख देता हूँ, ये रही, देखो आर्टिकल 31C की हम बात कर रहे हैं, ग। ठीक है, यानी सी की बात हम कर रहे हैं। याद आ रहा है आपको कुछ अपन ने जब पढ़ा था शुरू में? 7 प्रकार के मूल अधिकारों की हमने बात करी थी। ठीक है, सबसे पहले समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा था हमारे पास में स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में। फिर 25 से लेकर 28 तक हमने पढ़ा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर हमने पढ़ा अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का अधिकार 29 से 30 में। फिर 32 में हमने पढ़ा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, परंतु मूल संविधान में
तो 7 प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। तो वो कौन सा था? 7वां संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को हमने 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हटा के भाग 12 में आर्टिकल 301 के अंतर्गत रख दिया था। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 31 से क्या था? संपत्ति का अधिकार। ये 7वां मूल अधिकार था हमारे पास में ना, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमारे पास था। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को हमने किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया था? 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। ठीक है, इसको खा पर जोड़ दिया हमने, भाग 12। इसको एक मिनट, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया। ठीक है, मूल अधिकार से हटाकर विधि अधिकार में जोड़ा गया। ठीक है, मूल अधिकार से हटाकर कहाँ पर? विधिक अधिकार में जोड़ा गया। मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में जोड़ा गया है। ठीक है, विधिक अधिकार में जोड़ा गया। विधिक अधिकार में जोड़ा गया। विधिक अधिकार के अंदर इसको क्या है? जोड़ा गया हमारे पास में। ठीक है, एक सेकेंड देख लो, दिख रहा है? ठीक है, बड़ा कर दिया हमने। ये मूल अधिकार से हटाकर जोड़ा गया। अब आप पूछोगे सर किस आर्टिकल के अंदर जोड़ा है और किस अमेंडमेंट के द्वारा? तो हमने देख लिया किस आर्टिकल में जोड़ा है और किस पार्ट के अंदर हमने जोड़ा है, तो ये भी देख लेते हैं। अब देख रहे तो कंप्लीट ही देखेंगे। ठीक है, देखो चलो, हमने ये जोड़ा है भाग 12 के अंदर। भाग 12 क्या है? वित्त और संपदा की बात बोली गई है हमारे पास। वित्त कोमा संपदा। ठीक है, वित्त कोमा संपदा। कौन सा आर्टिकल हमने जोड़ा है? तो हमने आर्टिकल जोड़ दिया आर्टिकल 300A। कौन सा आर्टिकल जोड़ दिया हमने? आर्टिकल 300A जोड़ दिया। तो इस प्रकार से क्या है? मूल अधिकार हमारे पास में आर्टिकल 32 तक का हमें उल्लेख देखने को इसके अंदर मिला था। तो हमने आर्टिकल 32 तक तो पढ़ लिया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 क्या होता है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वो अर्धसैनिक बलों, सशस्त्र बलों और पुलिस बल, गुप्तचर संस्थान यानी जो हमारी एजेंसीज रहती है, सिक्योरिटी एजेंसी, तो उनके खिलाफ जो भी संबंधित सेवा के सदस्य हैं, तो उनके मूल अधिकारों पर क्या है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसके कौन लगा सकते हैं? सिर्फ संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बलों के खिलाफ या जो हमारी गुप्त एजेंसी रहती है उनके जो सदस्य होते हैं उनके क्या है? मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, ताकि जो उनके कर्तव्य है उनका उचित निर्वहन और अनुशासन बनाए रखा जा सके। ठीक है, उनके अनुशासन के विरुद्ध बनाए रखा जा सके। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में आते हैं आर्टिकल 34। अब क्यों जारी की जाती है ये भी हमने देख ली, ताकि अनुशासन और उचित निर्वहन बना रहे। किनके खिलाफ ये जारी किया जाता है? सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल होते हैं हमारे पास में, गुप्तचर एजेंसी के विरुद्ध की बात बोली गई है। ठीक है, सेवाओं के सदस्यों के मूल अधिकार में। इसके बाद आता है हमारे पास में आर्टिकल 34। अब आर्टिकल 34 क्या होता है? मार्शल लॉ लागू होता है। तो संसद द्वारा उस क्षेत्र में, ठीक है, संसद उस क्षेत्र में कानून द्वारा मूल अधिकारों पर क्या है? प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, क्यों लगा सकती है? क्योंकि क्या है? मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून लागू होता है। सैन्य कानून अर्थात जब वहाँ पर पूरी जो व्यवस्था है वो सैन्य द्वारा संचालित होती है, सेना के द्वारा संचालित होती है, तब उस पर क्या है? प्रतिबंध लगा सकती है। उस संसद क्या है? मार्शल लॉ लागू करने वाले अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए भी क्या है? संरक्षण की प्रदान कर सकती है। ठीक है, मार्शल लॉ लागू करने वाले जो अधिकारी है उनके कार्यों के लिए भी क्या है? संरक्षण प्रदान कर सकती है। ये जानकारी किसमें? आर्टिकल 34 के अंदर, कि भाई जब भी कोई मार्शल लॉ लागू होगा तो संसद के द्वारा क्या है? मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और संसद मार्शल लॉ लागू करने वाले अधिकारियों को उनके कार्यों के खिलाफ भी संरक्षण प्रदान कर सकती है। ये बात किसमें बोली? आर्टिकल 34 में हमारे पास बोली। आर्टिकल 35 आता है हमारे पास में कि निम्न विषयों पर शक्ति है, सिर्फ किसको है? संसद को प्राप्त है, कि वो सिर्फ इन आर्टिकल्स पर क्या है? हमारे पास में कानून बना सकती है। अभी हमने आर्टिकल 33 देखा था, फिर आर्टिकल 34 देखा। आर्टिकल 34 क्या है हमारे पास में? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ की बात हमारे पास में बोली। ये देखो, एक सेकेंड, खा गया आर्टिकल 34, ये रहा आर्टिकल 34 क्या है? मार्शल लॉ। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे पास, एक सेकेंड रुकना, ठीक है, ये रहा
आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 क्या था कि संसद अर्धसैनिक बलों, न्यायिक क्षेत्र के अंदर जो भी आते हैं उस सैनिक बल, पुलिस बल और गुप्तचर एजेंसीज के जो मूल अधिकार है उनके सदस्यों के, उन पर प्रतिबंध लगा सकते ताकि उचित निर्वहन और कार्यवाही का क्या अनुशासन से पालन किया जा सके। ये है आर्टिकल 35। ठीक है, तो आर्टिकल 35 तक हम पढ़ लिए। इस प्रकार क्या हमारे मूल अधिकार भी समाप्त हो गए और हमने आर्टिकल 35 भी पढ़ लिए। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। 1 सेकंड में स्लाइड सेट कर लेता हूँ ताकि बाद में दिक्कत नहीं आएगी अपने को। ठीक है, चलो यहाँ पे स्लाइड एड कर लेते हैं अब हम लोग। इसके आगे चलते हैं। 1 सेकंड रुको। PPT आपको सही रूप में मिल जाएगी बिल्कुल। ठीक है, 1 सेकंड बस, चलो चालू करते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे आज? DPSP। हमने मूल अधिकार कंप्लीट कर चुके हैं हम आर्टिकल 35 तक। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है DPSP, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आज हम बिल्कुल बेसिक जानकारी इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कल हम समझेंगे एक एक आर्टिकल को बिल्कुल डिटेल में। पहले हम बिल्कुल बेसिक जानकारी स्टार्ट करते हैं हमारी। ठीक है, तो हमारे पास में जो आज का टॉपिक है हमारे पास वो है DPSP। क्या है? DPSP। अब आप मुझसे पूछोगे सर पहले DPSP की आप फुल फॉर्म बता दो हमें, तो बिल्कुल देखो DPSP की जो फुल फॉर्म है हमारे पास में वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, स्टेट पॉलिसी, ये तो हो गई फुल फॉर्म। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आप पूछोगे सर संविधान के अंदर इसका उल्लेख है, तो बिल्कुल है। किस देश के संविधान से हमने ग्रहण किया है, तो ये भी हम बताएंगे एक एक करके, बिल्कुल ये डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। पर पहले छोटी जो चीज़ थी वो देख लो आप। ठीक है, अब देखते हैं हम किस भाग के अंदर हमारे पास में आर्टिकल आते हैं। तो देखो सबसे पहले DPSP जो है हमारे पास में भाग 4 के अंदर इसका उल्लेख देखने को मिलता है हमें। आप जब ABCD पढ़ते हो तो 4 नंबर पे क्या आता है? D। ABCD में D, तो D फॉर DPSP किस में आएगा? पार्ट 4 के अंदर हमारे पास में आएगा। ठीक है, पार्ट 4 के अंदर। आप पूछोगे सर आर्टिकल्स भी प्लीज़ बता दीजिए, तो देखो आर्टिकल है हमारे पास में 35 तक तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं ना। 1 सेकेंड खाए, ये 35 तक तो हम पढ़ लिए। अब 36 के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास में 36 से लेकर 51 तक हमारे पास में। DPSP कहाँ से? 36 से लेकर 51 तक। अब आप पूछोगे इसके बाद में कि सर 36 से 51 तक तो आ गया हमारे पास में, किस देश के संविधान से हमने लिया है? तो ये हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। किससे लिया है? आयरलैंड के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। अब एक बात और कि आयरलैंड ने भी तो किस देश से इसको ग्रहण किया होगा, तो आयरलैंड ने इस देश को ग्रहण किया है वो है स्पेन के संविधान से। ठीक है, स्पेन के संविधान से। स्पेन के संविधान से। स्पेन के संविधान से। क्या इनके खिलाफ ये न्यायोचित होते हैं? क्या इनके खिलाफ रिट जारी की जा सकती है? तो नहीं। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में यही होती है कि मूल अधिकार न्यायोचित होते हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायोचित नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो अगली चीज़ है वो क्या है कि ये न्यायोचित नहीं होते हैं। ठीक है, न्यायोचित नहीं होते हैं। क्या है? न्यायोचित नहीं होते हैं। न्यायोचित नहीं होते। ठीक है, तो देखो हमने क्या चालू करा? DPSP की फुल फॉर्म हमने देख ली, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस भाग में? भाग 4 में। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की बात बोली है। किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। और इन्होंने भी क्या है? स्पेन के संविधान से इनको ग्रहण किया था। इसके बाद ये न्यायोचित नहीं होते। ठीक है, अब हम आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक एक बार पूरे आर्टिकल्स लिख लेते हैं। उसके बाद में कल हम एक एक को करके समझना चालू करेंगे। तो हम आर्टिकल 36 से लिखना चालू करते हैं आज। ठीक है, चलो
आप भी मेरे साथ लिखना इसके अंदर ही, जो आपके भी पूरे एक बार आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। खुद बिना देखे लिखोगे, पहले मैं लिखता हूँ उसके बाद आप बिना देखे लिखना, ठीक है। पहले देख के लिखो फिर बिना देखे। तो आर्टिकल 36 के अंदर बोला है राज्य की परिभाषा, ठीक है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा किसमें बोली है हमारे पास में 36 के अंदर, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। चलो हमारा बोर्ड थोड़ा ग्लिच कर रहा है, अभी हो जाएगा सही जल्दी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 37। तो आर्टिकल 37 हमारे पास आएगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व के जो सिद्धांत है उनको लागू करेगा। तो राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को लागू करेगा। राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत लागू करेगा, ठीक है। ये किसमें बोला है, आर्टिकल 37 के अंतर्गत ये बात बोली गई है। आर्टिकल 38 बोलता है सामाजिक कल्याण की बात, ठीक है। तो आर्टिकल 38 हमारे पास में क्या है, सामाजिक कल्याण, ठीक है। आर्टिकल 38 सामाजिक कल्याण की भावना, ठीक है। आर्टिकल 38 क्या है, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा, सामाजिक कल्याण के हित में वृद्धि, यानी पब्लिक वेलफेयर की बात इसके अंदर बोली गई है, ठीक है। एक सेकंड रुको, चलो, ठीक है। सामाजिक कल्याण के हित में वृद्धि यानी पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर की बात बोली है, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। 36, 37, 38 तीन आर्टिकल शुरू के। 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत लागू करेगा। इसके बाद 38 में सामाजिक कल्याण के हित में वृद्धि की बात बोली गई है। इसके बाद हमारे पास में आएगा 39 आर्टिकल, 39 की बात बोली है, ठीक है। फ्री लीगल एड सर्विस की बात हम करते हैं। फ्री लीगल एड सर्विस 39 हमने किस आर्टिकल से जोड़ा, ये 42 अमेंडमेंट के द्वारा हमारे पास में जोड़ा गया है, ठीक है। तो 39 में बात बोली गई है निःशुल्क न्यायिक सहायता, ठीक है, निःशुल्क न्यायिक सहायता, निःशुल्क न्यायिक सहायता की बात बोली गई है, ठीक है। 39 के अंदर, इस 39 में एक जो हम डी पढ़ेंगे 39D, तो उसमें आता है समान कार्य के लिए समान वेतन, अर्थात स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो जितना समान कार्य करेगा उसके लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो 39D बोलता है हमारे पास में समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात बोली है हमारे पास में, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 40 आता है ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। आर्टिकल 40 जो हम पढ़ेंगे अब हमारे पास में क्या अगला आर्टिकल है, आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 हमारे पास में ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40, ठीक है। आर्टिकल 41 होती है कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। अभी सिर्फ हम ओनली आर्टिकल्स लिख रहे, इसके बाद कल चालू करेंगे तो हम एक एक आर्टिकल को या बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 देखो आप, क्या आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, क्या है, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार है। चलो, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार की बात इसके बोली गई है, ठीक है। ये देख लो, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। 39 निःशुल्क न्यायिक सहायता, 39D समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन और आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। इसके बाद अब जो अगला पढ़ रहे हो वो है आर्टिकल 42, ठीक है। तो आर्टिकल 42 है हमारे पास में प्रसूति सहायता का उपबंध। क्या है, प्रसूति सहायता अर्थात गर्भवती महिलाओं की बात इसके अंतर्गत बोली गई है, ठीक है। प्रसूति सहायता का उपबंध, प्रसूति सहायता का उपबंध किसके अंदर आता है, आर्टिकल 42 की बात बोल ली हमने। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 43, ठीक है।
मतलब जब महिला क्या हो, गर्भवती हो, तो उसे क्या है, सहायता प्रदान की जा सकती है, छुट्टी दी जा सकती है, वो भी बिना वेतन काटे की बात इसमें बोली है। 43 है उद्योगों कर्मकारों के निर्वाह की मंजूरी। उद्योगों कर्मकारों के संबंध में मजदूरी, वो कर्मकारों के निर्वहन में सहायता की बात बोली है। किसमें बोली है? आर्टिकल 43 के अंदर बोली है। अब आता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 करंट में चल रहा है। क्यों चल रहा है? करंट अफेयर्स के अंदर गुजरात सेकंड राज्य बना है जिसने आर्टिकल 44 को अपने राज्य के अंदर लागू करा है। पहला कौन था? उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी सीएम है वहाँ के, उन्होंने क्या करा है, सबसे पहले इसको राज्य बना है जिसने इसको लागू करा था। ठीक है, तो आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। 44 क्या है हमारे पास में? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की बात बोली गई है हमारे पास में। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूसीसी। ठीक है, यूसीसी क्या है? समान नागरिक संहिता, सिविल कोड यूनिफॉर्म का। ठीक है, अब देखो इसको करंट से भी ऐड कर ही लेते हैं अपन अभी। ठीक है, करंट से ऐड कर लेते हैं। चलो देखो, फर्स्ट स्टेट यानी फर्स्ट राज्य जिसने यूसीसी लागू करा, फर्स्ट स्टेट जिसने यूसीसी लागू करा, जिसने यूसीसी लागू करा, वो है हमारे पास में उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। सीएम कौन है वहाँ के? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, अब वहाँ के आप गवर्नर भी पूछोगे तो गवर्नर है गुरमीत सिंह। ठीक है, गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेट कौन था? गुजरात। चलो सेकंड स्टेट गुजरात। सेकंड स्टेट कौन बना है हमारे पास में? गुजरात बना है। ठीक है, गुजरात। अब देखो गुजरात का कौन है सीएम अपने पास में? भूपेंद्र पटेल। ठीक है, गुजरात का सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत वही है जब सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाया गया था तो महाराष्ट्र का जो अतिरिक्त कार्यभार है वो किसने संभाला था? आचार्य देवव्रत ने। ठीक है, तो गवर्नर है हमारे पास में आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। ठीक है, ये देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम चलेंगे आर्टिकल 45 पे। आर्टिकल 45 होता है हमारे पास में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। याद है 86 अमेंडमेंट 2002। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का क्या है? अधिकार है हमारे पास में। आर्टिकल 45 के अंदर ये बात बोली गई है। किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा है? 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा, जो 86वां संविधान संशोधन था 2002 में, उसके द्वारा क्या जोड़ा गया है? आर्टिकल 45 के अंदर इसको जोड़ा गया था। 21A भी इसके द्वारा ही जोड़ा गया था। फिर आता है आर्टिकल 46 हमारे पास में। क्या है अगला आर्टिकल? आर्टिकल 46। तो 46 से हमारे पास में SC/ST के संबंध में प्रावधान, मतलब SC/ST के क्या संबंध में कल्याण की बात बोली गई है। किस संबंध में? व्याख्या। किसके अंदर बोला है? आर्टिकल 46 के अंदर की बात इसमें बोली गई है। फिर आता है हमारे पास में आर्टिकल 47। अगला कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 47। तो राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने नागरिकों को क्या पोषण युक्त भोजन प्रदान करे। तो राज्यों का उत्तरदायित्व, राज्यों का उत्तरदायित्व होगा कि राज्यों का क्या होगा? उत्तरदायित्व होगा कि नागरिकों को पोषण युक्त भोजन प्रदान करें। नागरिकों को पोषण युक्त भोजन प्रदान करें। नागरिकों को क्या? पोषण युक्त भोजन प्रदान करें। ठीक है, पोषण युक्त भोजन प्रदान करें। ठीक है,
पोषण युक्त भोजन प्रदान करें। ठीक है, ये किसमें आर्टिकल 47 के अंदर बात बोली गई है। फिर आता है हमारे पास में आर्टिकल 48। कौन सा आर्टिकल है? अगला आर्टिकल है हमारे पास में आर्टिकल 48। तो आर्टिकल 48 हमारे पास में जो बोलता है कृषि और पशुपालन की बात बोली गई है। किसकी? कृषि और पशुपालन। ठीक है, कृषि और पशुपालन। ठीक है, और 48A भी इसके अंदर है। तो 48A बोलता है पर्यावरण संरक्षण। किस संविधान संशोधन? 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, जिसे हम लघु संविधान भी बोलते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, 48A बोलता है पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा ये भी लिख लो आप। 48 है तो 42 के द्वारा इसको जोड़ दिया हमने। ठीक है, 42 अमेंडमेंट के द्वारा इसको क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया। 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा क्या इसको जोड़ा गया। ठीक है, द्वारा जोड़ा गया। चलो 48A को जोड़ा है हमने ओनली। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में जो अगला आर्टिकल है वो आता है आर्टिकल 49। कौन सा आर्टिकल आएगा हमारे पास अगला? आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 बोलता है राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात, अर्थात लाल किले की बात बोली गई है हमारे पास में। इंडिया गेट जो हमारी धरोहर है, राष्ट्रीय जो इमारत है, उनका क्या संरक्षण? तो राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। क्या है हमारे पास अगला? राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। आर्टिकल 49 की बात अंदर ये बात बोली गई है। ठीक है, आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 50। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या है? पृथक्करण। ठीक है, आर्टिकल 50 क्या है हमारे पास में? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। आर्टिकल 50 है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। न्यायपालिका से पृथक्करण। ठीक है, पृथक्करण आर्टिकल 50 की बात बोलता है। और हमारे पास जो लास्ट आर्टिकल है डीपीएसपी का वो है आर्टिकल 51। ठीक है, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है हमारे पास में। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा। ठीक है, ये क्या है? आर्टिकल 51 के अंदर ये बात बोली है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या बढ़ावा, यानी इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस की बात बोली है। तो हमने क्या करा, एक बार पूरे आर्टिकल जो हमने देख लिए। ठीक है, पर पहले उसके पहले हमने क्या देखा? 5 प्रकार की रीट देखी थी हमने सबसे पहले। तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर सहित प्रस्तुत करना। इसके बाद में परमादेश, हम आदेश देते हैं किसी भी लोक अधिकारी के खिलाफ रीट जारी की जाती है। प्रतिषेध क्या होता है? अगर जो उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से जो अधिकार क्षेत्र है उनसे बाहर कार्य पर रोक लगाने के लिए। उत्प्रेषण होता है कि किसी भी आदेश को निरस्त किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, जो अधीनस्थ न्यायालय अर्ध निकाय के द्वारा फैसला सुनाया जाता है। इसके बाद में आता है प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर हमने देख लिया था। एक कार्यवाही से पहले तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण कार्यवाही के बाद जारी किया जाता है। एक होता है हमारे पास में निवारक और एक होता है सुधारात्मक। ठीक है, इसके बाद में हमने अगली चीज क्या देखी? अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से, अर्थात आपने किस अधिकार से इस सार्वजनिक पद को ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, अगर वो अवैध पाया जाता है तो उसे क्या सार्वजनिक पद से मुक्त का आदेश दे दिया जाता है, और ये सिर्फ सार्वजनिक पदों के संबंध में जारी होती है। आर्टिकल 33 हमने पढ़ा कि सिर्फ संसद को अधिकार की सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल या फिर किसी भी गुप्तचर एजेंसी के विरुद्ध ये क्या है, उनके सदस्यों के खिलाफ ये प्रतिबंध लगा सकती है, ताकि उचित निर्वहन और अनुशासन बना रहे। ठीक है, आर्टिकल 34 से हमारे पास में मार्शल लॉ लागू होता है। तो संसद के द्वारा क्या है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, और मार्शल लॉ क्या है, उन अधिकारियों के खिलाफ उनके संरक्षण को भी प्रदान करती है जो अधिकारी मार्शल लॉ को लागू करते हैं। फिर आर्टिकल 35 आता है कि निम्न विषयों पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को प्राप्त है। वो आर्टिकल है आर्टिकल 16(3), 32(3), आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34, जो हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में हमने देखा था आर्टिकल 31C। तो क्या होता है, वो संपत्ति का अधिकार, तो उसको 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हटाकर क्या बना दिया, विधिक अधिकार बना दिया। किस भाग के अंदर जा रहा, भाग 12 में हमने वित्त संपदा और आर्टिकल 301 के अंदर हमने बात करी। इसके बाद हमने देखा था, या तो सब देख लिया हमने, इसके बाद हमने पढ़े डीपीएसपी। तो देखो डीपीएसपी क्या होते हैं, जो हमारा भाग 4 है। ठीक है, ये हमने नया टॉपिक स्टार्ट करा आज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस भाग में आते हैं, भाग 4 के अंदर आते हैं। आर्टिकल 36 से
लेकर 51 तक। फिर हमने देखा सबसे पहले आर्टिकल 36, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है और न्यायोचित नहीं होते। फिर आता है आर्टिकल 36, तो आर्टिकल 36 में बोला है राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 37 में कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्या है लागू करेगा। आर्टिकल 38 के अंदर जो बात बोली गई है वो सामाजिक कल्याण की बात बोली गई है हमारे पास में। इसके बाद हमारे पास में आता है आर्टिकल 39, निःशुल्क जो हमारे पास में न्यायिक सहायता है उसकी बात बोली गई है, फ्री लीगल एड सर्विस। 39 डी जो हमारे पास में वो है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात बोली है। आर्टिकल 40 से ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 42 प्रसूति सहायता का उपबंध। आर्टिकल 43 उद्योग कामगारों के निर्वहन में सहायता। आर्टिकल 44 हमारे पास में समान नागरिक संहिता यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हमने बोली। इससे करंट से रिलेटेड हमने देखा पहला स्टेट उत्तराखंड था, पुष्कर सिंह धामी सीएम थे और गवर्नर को थे गुरमीत सिंह, जहाँ पर ये लागू हुआ। दूसरा बना है गुजरात हमारे पास में, गुजरात के कौन है, सीएम भूपेंद्र पटेल हमारे पास में और वहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत थे, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 45 निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जो 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया। आर्टिकल 46 आता है एससी एसटी के संबंध में सहायता की बात इसके अंदर बोली गई है। आर्टिकल 47 आता है कि राज्यों को उत्तरदायित्व होगा कि वो नागरिकों को क्या पोषण युक्त भोजन प्रदान करे हमारे पास में। आर्टिकल 48 में आता है कृषि और पशुपालन और 48 है हमारे पास में पर्यावरण संरक्षण, जो हमने 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसको जोड़ा है। फिर आर्टिकल 49 आता है हमारे पास में राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण की बात बोली गई है, ठीक है। आर्टिकल 50 आता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण और आर्टिकल 51 आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा, इंटरनेशनल पीस। फिर 51 ए आ जाएगा, वो तो पूरा एक अलग पार्ट हो गया, मूल कर्तव्य। वो भी किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा था हमने, 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा था, तो उसको तो वो अलग पार्ट है। पहले हमने जो आर्टिकल्स पढ़े, हमने सिर्फ अभी तक रूपरेखा तैयार करी है डीपीएसपी की, ठीक है। ये डीपीएसपी की क्या 36 से लेकर जो 51 तक के पूरे आर्टिकल्स थे वो हमने अभी तक सिर्फ यहाँ पे लिखे। फिर कल से अब हम जो चालू करेंगे वो एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले आप जो आज हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना। और जो क्रॉन्च एकेडमी पे जो हमारे अदर्स टीचर है, किरण मैम है, अरुण सर है, उनके द्वारा मैथमेटिक्स के जो आरएसएसबी की आपकी एलडीसी की रिक्रूटमेंट की एग्जाम आ रही है, उसके लिए जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत होती है, उसकी क्लास भी चल रही है लगातार क्रॉन्च एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और मैं खुद जीके का जो पोर्शन है उसके लिए क्लास लूँगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास तो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं हम लोग। थैंक यू।